बहुजन समाज पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है 2024 में जीरो हो जाएगी। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ये सब के सब अपने परिवार को, अपने पैसे को, अपने क्या नाम है जो उनका जो दान दौला उसको बचाने की लड़ाई है। इनका मूवमेंट से कोई लेना देना। बसपा को मेरे दादा ने सींचा, मेरे बाप ने सींचा, मेरे बाप की हत्या हुई, मेरी 10 बीघा जमीन भी की, मैंने 10 साल 15 साल बसपा में काम करा। मेरे सामने बसपा बर्बाद होगी तो मैं बसपा को के लिए नहीं बोलूंगा तो बीजेपी के लिए बोलूंगा। अगर मेरठ पर 6.5 लाख मुसलमान हैं और वहां पर त्यागी को टिकट दिया जा रहा है तो किस आधार पर दिया गया? कौन सा जातीय समीकरण है? ये जितने भी लोग कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला और तीसरे की कोई संभावना, चुनाव 2 स्टेज पे हो रहा है। पहली स्टेज के लोग वो हैं जो मोदी जी को लाना चाहते हैं और दूसरे वो लोग हैं जो मोदी जी को हटाना चाहते हैं। हमारे कमर पर लाठियां पड़ेंगी। बीजेपी को हटाना पहली प्राथमिकता है। कौन सरकार में आएगा, कौन सरकार में नहीं आएगा, ये बाद में हम देख लेंगे। राहुल जी कैसे देख रहे हैं? अभी तक बीएसपी ने जो टिकट बंटवारा किया है उसमें लग रहा है कि डीवाई यानी दलित मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है, कितना सफल होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें। मुझे पता चला है कि वो आजकल बीमार हैं, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि वो स्वस्थ रहें और लंबे समय तक राजनीति जो वो करती रहें। दूसरा जो आपका सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक दलित और मुसलमान जो प्रत्याशी ज्यादा उतारे हैं, लेकिन मेरी जानकारी है कि उन्होंने जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश की है। उन्होंने ब्राह्मण प्रत्याशी भी उतारे हैं और उन्होंने क्या नाम है ओबीसी प्रत्याशी भी उतारे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का जो शुरू से माननीय साहब कांशीराम के समय से एक फॉर्मूला रहा है कि जातिगत आंकड़ों को देख करके वो हमेशा से जाति के जिस जाति का ज्यादा वोट होता है उस जाति के प्रत्याशी को हमेशा वोटर वहां पे प्रत्याशी बनाते रहे। इस बार ये देखा गया है कि जैसे मेरठ पर देवदत्त त्यागी को टिकट दिया गया, हालांकि मैं कोई बहुजन समाज पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एज ए एक्टिविस्ट और एज ए राजनीतिक समझ रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार शायद टिकट देने में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन देवदत्त त्यागी को मेरठ पर टिकट दिया गया और मेरठ पर त्यागियों की कुल संख्या कितनी है? शायद कुछ हजारों में, लाखों में भी नहीं है। वहां पर लगभग 6.5 लाख मुस्लिम हैं और 6.5 लाख मुस्लिम अगर मेरठ में हैं तो मुस्लिम प्रत्याशी वहां पर डिजर्व करता था। बहुजन समाज पार्टी अगर वहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारती तो मैं कह सकता था निश्चित रूप से कि 3 लाख जाटव और 6.5 लाख मुस्लिम, तो 9.5 लाख अगर दोनों एक जगह पड़ते और कुछ प्रत्याशी का अपना वोट होता तो सीट वहां से निकल सकती थी। लेकिन त्यागी को टिकट दिया है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसमें भानु प्रताप एडवोकेट का टिकट है, हालांकि वो कटने की संभावना ज्यादा है। तो अब किसको टिकट मिलेगा? तो टिकट वितरण में किस जाति की किस सीट पर कितनी भागीदारी है ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, आपने जो कहा कि तमाम लोगों का ख्याल रखा गया, तो मैं वही कह रहा हूं कि तमाम लोगों का ख्याल तो रखा गया है, लेकिन किस सीट पर कितने वोटर किस जाति के, उस हिसाब से साथ कुछ सीटें नहीं दी गई है। तो ग्राउंड पे जाति समीकरण नहीं बैठ रहा है, आप ये कह रहे हैं? मैंने आपको उदाहरण बताया ना अभी। अगर मेरठ पर 6.5 लाख मुसलमान हैं और वहां पर त्यागी को टिकट दिया जा रहा है तो किस आधार पर दिया गया? कौन सा जातीय समीकरण है? कह रहे हैं समीकरण नहीं बैठ रहा है। जैसे बीएसपी टिकट प्रत्याशी उतार रही है और क्या नाम है अखिलेश यादव टिकट काट दे रहे हैं अपने प्रत्याशी उतार। अब या तो आप अखिलेश पे सवाल कर लो मुझसे या बसपा पे सवाल कर लो। आपने बसपा के बारे में पूछा कि बसपा ने किस जातियों को सब टिकट दिया, तो वो मैंने बताया। अब आप ये कहेंगे अखिलेश टिकट काट रहे हैं तो ये अखिलेश की अपनी समस्या है, घबरा रहे हैं ना? नहीं। अब यार मुझे एक बात बताओ, 80 सीट है, 80 सीट पर अगर रामपुर सीट एक ऐसी सीट हो गई है कि जहां पर वो 3 प्रत्याशी उतार रहे हैं और फिर देख रहे हैं होता क्या है। पत्रकार बंधु, हमने राजनीति भी करी है, राजनीति भी कर रहे हैं, पत्रकारिता भी करी है, साहित्यकार में भी रहे हैं, लिखने पढ़ने का भी काम है और चीजों को बारीकी से समझने। मैं आज जो बोल रहा हूँ ये जब मैं नहीं रहूंगा ना कालखंड में 100 साल के बाद में, तब ये वीडियो को लोग देखेंगे तो तब जस्टिफाई करेंगे राहुल साहब नागपाल उस समय सही बोल रहा था या नहीं बोल रहा था। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। रामपुर का मुझे पता है, रामपुर आपके दिमाग में चल रहा है कि रामपुर पर समाजवादी पार्टी ने 3-3, 4-4 प्रत्याशी उतार दिए। पहले सुबह को किसी का सिंबल, दोपहर को किसी का सिंबल, रात को किसी का सिंबल। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये अखिलेश यादव भी उनकी प्रवक्ता ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। मैं ना समाजवादी पार्टी में कभी रहा हूँ, ना उनकी पार्टी का अंग हूँ, ना उनकी पार्टी का सदस्य हूँ, ना मुझे उनकी हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। एक प्रत्याशी को ईमानदारी से उतारा जाए, उसको लड़ाया जाए, उसको जिताया जाए। एक राजनीतिक जानकार होने के नाते आप क्या देख रहे हैं? त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं है। ये जितने भी लोग कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला और तीसरे की कोई संभावना, चुनाव 2 स्टेज पे हो रहा है। पहली स्टेज के लोग वो हैं जो मोदी जी को लाना चाहते हैं और दूसरे वो लोग हैं जो मोदी जी को हटाना चाहते हैं। जो मोदी जी को हटाना चाहते हैं वो उस प्रत्याशी को वोट करेंगे जो बीजेपी को हराएगा, और जो मोदी जी को लाना चाहते हैं वो उस प्रत्याशी को वोट करेंगे जो बीजेपी को जीत करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। तो ये 2 ही कारणों पर चुनाव हो रहा है, बीच में तीसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। और मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ,
खास तौर से SC ST OBC समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं, तुम्हारे कमर पर लाठियां पड़ेंगी। बीजेपी को हटाना पहली प्राथमिकता है। कौन सरकार में आएगा, कौन सरकार में नहीं आएगा, ये बाद में हम देख लेंगे। जो आएगा, काशीराम साहब कहते थे मुझे मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, तो हम चाहते हैं कि मजबूर सरकार बने ताकि हम उसके हाथ पकड़ लें और अपने काम करवा लें। तो आप लीड ले रही है बीजेपी, अगर जिस तरीके से विपक्षियों मुझे अभी तक लग रहा है कि बीजेपी लीड ले रही है। और अगर विपक्ष की आज की जो रैली हुई है दिल्ली में रामलीला मैदान में, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और तमाम विपक्षी जो नेता हैं वो इकट्ठा हुए हैं, अभी देखिए क्या है कि लोगों के ऊपर जिस प्रकार से ED CBI का गलत इस्तेमाल हो रहा है और तमाम देश में गुस्सा भी है, लेकिन धर्म की लहर, जाति की लहर, हिंदुत्व की लहर इस कदर हावी है कि उनकी आंखों के सामने उनका सब कुछ बर्बाद हो रहा है और लोग सुनने और समझने को तैयार नहीं है। तो आप समझिए, आंख खुलेंगी इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में लोग आएंगे। कुछ लोग ED और CBI के डर से अपना तीसरा मोर्चा बनाने के जुगाड़ में लगे। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब हम प्रधानमंत्री बनेंगे, 80 सीट लड़ रहे हैं, अब जीतेंगे कितनी ये पता नहीं है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ जो नॉन बीजेपी लड़ रहे हैं। मैंने नाम लिया BSP का, उसमें अखिलेश भी हो सकता है, तीसरा मोर्चा वही कर रहे हैं, उसमें अखिलेश भी हो सकता है, उसमें राजभर भी हो सकता है, अखिलेश उसमें बहुत सारे लोग गठबंधन में है ना। अरे अखिलेश तो और भी बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, बहुत सारे निर्दलीय लड़ रहे हैं। मायावती अकेले लड़ रही है, तो मायावती को समझ लो फिर, तुम मायावती की बात कर रहे हो तो अगर ये कह रहे हो आप, अगर मेरे मुंह में जबरदस्ती शब्द डाल करके निकलवा रहे हो, तो मैं कह रहा हूं ना आपको कि जो लोग अकेले, जिस समय पर मोदी प्रचंड बहुमत से सत्ता में हो और 400 पार का नारा लगा रहे हो, उनकी अकेले की हिम्मत नहीं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वो 24-25 दलों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है विपक्ष में, वो 30-35 लोगों के साथ चुनाव लड़ रही है और एक पार्टी करेगी कि नहीं हम साहब अकेले चुनाव लड़ेंगे और अकेले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो पहले ये तो बता दो वोट कौन देगा तुम्हें, और जो पूरे देश में तुम वोट काटोगे वो फायदा किसको पहुंचाओगे, ये भी बता दो। आप BSP की हमेशा खिलाफत करते हैं, आप पे आए दिन सवाल उठते हैं। BSP का तो यहाँ तक कहना है कि आप कांग्रेस के एजेंट। देखिए मैं एजेंट किसका हूँ ये तो मैं जानता हूँ, और जो लोग कहते हैं पकड़ के लाओ, मैं बताऊं कि किसका एजेंट हूँ। ठीक है, मैं समाज का एजेंट हूँ। मेरे सामने दो विकल्प हैं, अगर बीजेपी आएगी तो मेरे समाज की पिटाई ज्यादा होगी, कोई दूसरा आएगा तो उसके साथ बैठ करके टेबल पर बात करेंगे समाज के कल्याण की। दूसरा सवाल, आप जो कह रहे हो कि मैं बसपा के ऊपर हमलावर रहता हूँ, बसपा को मेरे दादा ने सींचा, मेरे बाप ने सींचा, मेरे बाप की हत्या हुई, मेरी 10 बीघा जमीन भी की, मैंने 10 साल 15 साल बसपा में काम करा, मेरे सामने बसपा बर्बाद होगी तो मैं बसपा को के लिए नहीं बोलूंगा तो बीजेपी के लिए बोलूंगा, किसके लिए बोलूंगा बताओ ना आप मुझे। और रहा सवाल एक बात का और, बहुजन समाज पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है 2024 में जीरो हो जाएगी, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। BSP अपने बहुजन समाज की जो 35 करोड़ जनसंख्या है, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उसमें बात कर रही है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा है, तो हम वोट कहाँ काटेंगे। वोट दे रहे हैं तुम्हें, वो तो राहुल गांधी कह रहे हैं, वोट दे रहे हैं तुम्हें, उनके पास वोट ही मुसलमान वोट दे रहा है बसपा को, हाँ या ना। मुसलमान के बारे में पहले दिन से कहा जाता है, पहले भाई बाद में सपाई और तीसरे नंबर पर बसपाई। ठीक है, उसकी पहली चॉइस होती है मुसलमान होना, दूसरी चॉइस होती है सपाई होना, और तीसरे नंबर पर भाई होना, वो क्या नाम है बसपाई होना। कोई विकल्प नहीं तो उसको वोट देगा। 12-13% वोट है उनके पास, क्या लगता है खेल कर पाएंगे? नहीं, वो मुझे लग रहा है कि जिस रास्ते पर चल रहे साथ हो सकता है 7-8% रह जाए लोकसभा चुनाव में। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूँ, इस वीडियो को संभाल के रखना। अगर 12% रह जाए तो मिठाई मैं खिलाऊंगा, लेकिन मैं पूरा उत्तर प्रदेश घूम करके आया हूँ। जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे खतरा इस बात का है कि वोट जो है 7-8-10% के आसपास कम होगा, वोट बढ़ेगा नहीं। लग रहा है कि जिस रास्ते पर चल रहे साथ हो सकता है 7-8% रह जाए लोकसभा चुनाव में। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूँ, इस वीडियो को संभाल के रखना। अगर 12% रह जाए तो मिठाई मैं खिलाऊंगा, लेकिन मैं पूरा उत्तर प्रदेश घूम करके आया हूँ। जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे खतरा इस बात का है कि वोट जो है 7-8-10% के आसपास कम होगा, वोट बढ़ेगा नहीं। तमाम टीवी सर्वे आए, उसमें बसपा को 0 सीट दिखाई जा रही है और सपा को सिर्फ 2 सीट। कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, कैसे? देखिए कांग्रेस 1 से 2 सीट जीतेगी, मैं बता रहा हूँ। रायबरेली और जो उनका क्या नाम है, रायबरेली और अमेठी है, वो 2 में से 1 या 2 सीट वो जीत सकती है। दूसरे नंबर पर मैं कहूँ आपसे तो आप समझिए कि समाजवादी पार्टी जो है, वो जो उनकी घर की सीट है 2 या 3 सीट वो जीतेंगी। ये 5 से 6 सीट में सारे लोग निपट जाएंगे। 70 से 75 सीट बीजेपी जीत रही है और इनकी नालायकी की वजह से जीत रही है। मैं कह रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से पहले गठबंधन हुआ था सपा बसपा कांग्रेस और आरएलडी का, वो गठबंधन 2024 में रिपीट होता तो ये कम से कम 35-40 और कुछ नहीं होता। तो उसमें ओवैसी को मिलाया जाता, पीस पार्टी को मिलाया जाता, तमाम छोटे छोटे राजनीतिक दलों को मिलाया जाता, और राजभर को मिलाया जाता, संजय निषाद को मिलाया, तमाम लोगों को मिलाया जाता तो 40 सीट गठबंधन जीतता। पल्लवी पटेल और ओवैसी भी साथ आ रहे हैं, क्या लगता है कि सब बंटवारा ही होगा फिर? देखिए, जब लोगों ने ये कसम खा ली है कि हम लोग अकेले अकेले लड़ेंगे, मतलब काशीराम साहब ने एक बात कही थी, मुझे याद आती है। काशीराम साहब कहते थे कि 6743 जातियों में बिखरा हुआ समाज, ये इसको जातियों में बांटा नहीं है, इसका कीमा बना दिया, इसको काट काट के इसको इतना कीमा बना दिया कि मैंने इसमें फेविकॉल डाल करके इसको बॉल बनाई है, और बॉल मैं जिस देश से कोने से किसी भी कोने से मारूं तो मैं चाहता हूं ये लोकसभा में जाकर के गिरे।
आज वो बॉल टूट गई है। और पहले जो 6743 साहब काशीराम ने जातियों को इकट्ठा करके जमात बनाया, एक जमात की पार्टी बनाई, आज उन हर जाति ने अपनी अपनी पार्टी बना ली और वो सौदागिरी कर रही है। उसको ना समाज से कोई मतलब है, ना मिशन से कोई मतलब है, ना फूले अम्बेडकर से कोई मतलब है, ना काशीराम से कोई मतलब है। उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि उनकी राजनीतिक रोटियां कैसे सिके, उसमें चाहे बड़े वाले हों, चाहे नीचे वाले हों, चाहे ऊपर वाले हों, चाहे दड़े वाले हों, कोई भी हो, चाहे लखनऊ में बैठे हो, चाहे दिल्ली में बैठे हो, ये सब के सब अपने परिवार को, अपने पैसे को, अपने क्या नाम है जो उनका जो दान दौला उसको बचाने की लड़ाई है। इनका मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं। लोग कह रहे हैं राहुल नागपाल बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे तो पहले तो उनको पकड़ के लाओ, हम मिले उनसे, भाई तुम्हारे पास में कौन से सूत्र कहाँ से आए हैं। और अगर मैं कह रहा हूँ ना, अगर बीजेपी लोगों को, मैं कह रहा हूँ ना, मैं मर सकता हूँ, लेकिन मैं तमाम लोगों से कहता हूँ, आज ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड रहेगी, सनद रहेगी कि राहुल नागपाल ने कहा था जय भगवान जाटव जी की पुण्य स्मृति सभा में कि मैं मर सकता हूं लेकिन बीजेपी का चवन्नी का हिस्सेदार नहीं हो सकता। बीजेपी के अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं, मेरे दरवाजे उनके लिए खुले और उनके दरवाजे मेरे लिए खुले। मैं उनको रोज गाली दूं, वो मेरा घर है, वो मुझे रोज भगाए, रोज निकाले, हमारा आपसी मामला है। मैं चाहता हूं, कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ में, SC ST OBC खास तौर से अम्बेडकरवादी आदमी जिस भी पार्टी में हो बीजेपी के अलावा, वो मजबूत होना चाहिए, अच्छी स्थिति में होना चाहिए ताकि समाज के लिए लड़ सके। और बीजेपी में अगर मेरा बाप भी चुनाव खड़ा हो, मैं भी कल को लड़ूं, तो मुझे वोट मत देना, मुझे जूते मार के भगाना। धन्यवाद। अच्छा